नमस्कार। आज का विषय है नदी और सभ्यता। नदी और सभ्यता के संबंध में कहने से पहले हम कल के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कल हम लोग एक विषय छूट गया था थोड़ा सा। हम लोग बात कर रहे थे जीवन के हर क्षेत्र में पुनर्जागरण, और इस संबंध में बात करते करते हम लोग मानसिक स्तर पर पहुंच गए थे कि मानसिक स्तर पर कैसे पुनर्जागरण की संभावनाएं हैं। पुनर्जागरण या इंग्लिश में रिनांशा, ये हर एक वस्तु जो हमारे जीवन से, हमारे समाज से जुड़ी है, उसको इस तरह से देखना जैसा कि पहले नहीं देखा गया। तो देखना विश्व भ्रातृत्व के भाव से, यूनिवर्सल के हिसाब से, कि दुनिया में जो भी कुछ है, जो भी कुछ चल रहा है, ये परम पिता परमेश्वर की देन है। हम उनकी संतान हैं, सब उनकी इच्छा से हो रहा है, हम निमित्त मात्र हैं। और क्योंकि हम सभी उनकी संतान हैं, तो हमारे बीच में कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। ये उसका मूल विषय था। तो मानसिक क्षेत्र में भी बहुत सारे मनुष्य ने एक आर्टिफिशियल भेदभाव बना के रखा हुआ है। हम लोग ने भी चर्चा की थी कि जो मनुष्य के शारीरिक संरचना, उसका रंग रूप, उसके मुंह नाक की बनावट बहुत सारी भौगोलिक स्थितियों पर डिपेंड करता है। जैसे जहां पर बहुत ठंडक पड़ रही हो, वहां के लोगों के जो नाक के नथुने हैं वो पतले होते हैं, छोटे होते हैं। उसका कारण यह है कि जो ठंडी हवा ये आदमी जब सांस ले, तो अंदर फेफड़े में ठंडी हवा नहीं जाए। तो प्रकृति ने उसके नाकों की संरचना छोटी छोटी की हुई है। या जैसे जो बहुत ठंडे प्रदेश में रहते हैं, उनके नथुने एक चपटे जैसे होते हैं, थोड़े से, जैसे ऐसे इस तरह से रहेंगे, इस तरह से थोड़ा सा। वो उसका कारण यही है, वो प्राकृतिक संरचना ऐसी बन गई उस प्रदेश, उस तरह के वातावरण में रहने वालों के लिए। जबकि जिस देश में बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोगों के नथुने फूले फूले रहते हैं। खासकर अफ्रीका में हमने देखा है, उनकी जो नाकें हैं खूब फूली फूली होती हैं, क्योंकि वहाँ गर्म जलवायु है। गर्म जलवायु की जो गर्म सांस ले रहे हैं, उनको लेना है और छोड़ना है जल्दी से। गरम गरम हवा भी अंदर जा करके नुकसान करेगी। इन्हीं सब कारणों से मनुष्य की रंग भी अलग हो गए। और इन 5 तरह के जो जीव मनुष्य जो हम लोग पाए जाते हैं, उनका नाम हमने बताया था कि आर्यन श्रेणी के लोग हैं, द्रविड़ श्रेणी के लोग हैं, मंगोलियन श्रेणी के लोग हैं, ऑस्ट्रिक तरह के लोग हैं, और निग्रो हैं। और ज़्यादातर, अब कोई ये दावा करना बड़ा मुश्किल है कि कौन इसमें बहुत प्योर है, कौन प्योर निग्रो है या प्योर ये इतने हजारों वर्षों के बीच में जो आदमी के संबंध हुए, तो कलर का इंटरमिक्सिंग बहुत हुआ। और जब एक दूसरे के संपर्क में आदमी आया, तो जो खून के रास्ते, उसमें काफ़ी मिलावट हुई। तो इसलिए हम लोग पाते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मिक्स रेस के लोग हैं। न पूरे आर्यन हैं, न पूरे ऑस्ट्रिक हैं, न पूरे द्रविडियन हैं, न पूरे मंगोलियन हैं। इसलिए मंगोलियंस में भी हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं।
कहीं कहीं मंगोलियन बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन तिब्बत का मंगोलियन छोटा छोटा नहीं होता, वो लंबा लंबा होता है, उसकी संरचना अलग है। उससे क्या पता चलता है, वो जो आर्यन रेस है उससे वहां मिक्सिंग हुआ उसका, इसलिए उसके बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ा बदल गया, पूरा वो मंगोलियन। और वही उससे नीचे जब हम चाइना में जाएंगे, जहाँ की प्योर मंगोलियन रेस है, तो वहाँ के लोग छोटे छोटे दिखाई पड़ेंगे। खैर, तो ये जो भेद है ये वातावरण की वजह से है, मनुष्य में कोई भेद नहीं है। तो मानसिक स्तर पे जो भेद है, इन कारणों से मानसिक स्तर पे भेद आए। उन भेदों का कारण था सेंटिमेंट्स। आदमी तो कहा जाता है बहुत सेंटिमेंटल होता है, वो किसी न किसी चीज से अटैच रहता है, अपने परिवार से अटैच है, अपने समाज से अटैच है, अपनी भौगोलिक स्थिति जहाँ वो रह रहा है उससे उसका अटैचमेंट बढ़ जाता है। और वो अटैचमेंट कभी कभी उसकी कमजोरी बन जाती है, अक्सर कमजोरी बन जाती है, कभी कभी कभी। तो इन्हीं कारणों से, इन अटैचमेंट कारणों से दुनिया में युद्ध हुए, लाखों करोड़ों लोगों की मौतें हुई, हो रही है, वो चीज चल रही है, ऐसा नहीं कि वो हुआ नहीं। तो इसी तरह से धार्मिक क्षेत्र में भी या मनसा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी भेद पाया जाता है। तो मनसा आध्यात्मिक क्षेत्र का जो भेद है, वो भेद है किस चीज का, वो भेद है धर्म के नाम पर, धर्म मत के नाम पर, धर्म तो नहीं कहेंगे, धर्म मत के नाम पर। तो हमारे क्षेत्र का जो धर्म है, हमारे यहाँ का जो धर्म है उसकी एक अलग स्थिति है, तो अलग जो धर्म है उनकी अलग नीति है। दरवाजे के नीचे गैप हो रहा है, एल्यूमिनियम वाले उसके नीचे लगाना है, ऊपर का टेप मत छुड़ाना। हेलो, तो इस धर्म मत के हिसाब से भी लोगों में काफी भेद हुआ, और इससे मनुष्य में समय समय पर देखा गया कि जिस धर्म मत के लोग थोड़ी बहुसंख्यक हो गए, उन्होंने दूसरे लोगों के ऊपर शोषण किया, अत्याचार किया, और अभी भी चल रहा है, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो इन सारी चीजों को हटाना है, और एक ही चीज को बढ़ावा देता है, जो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता में क्या है, मनुष्य के आत्मिक चीजों को बढ़ाकर हम आत्मिक चीजों को बढ़ाकर उसको हम मानसिक लेवल पर लेके जाएंगे, और जो मानसिक चीज है उसको आध्यात्मिक की तरफ लेके जाएंगे, मनसा आध्यात्मिक, फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में लेके जाएंगे। और इसी से ही मनुष्य के जीवन में पुनर्जागरण की संभावना, ये मनुष्य और समाज दोनों में पुनर्जागरण की संभावना बढ़ जाएगी। यही था कल का विषय, जो थोड़ा सा छूट गया था, हमने सोचा कि उसको आज बता दें। अब हम आज के विषय पाते हैं। विषय है नदी और सभ्यता। जो सभ्यता का विकास नदियों के किनारे किनारे हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम पाते हैं कि जब तक कुआं बनाने की कला मनुष्य नहीं सीख पाया था, तब तक पानी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो पानी कहाँ मिलेगा आदमी को? नदी के किनारे, छोटी नदियां हो या बड़ी नदी हो या किसी और तरह से हो, लेकिन उसको निर्भर रहना पड़ेगा नदी के ऊपर। ये मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि जो और जितने जंगली जानवर जो भी होते थे, पशु पक्षी को छोड़ करके, क्योंकि पशु पक्षी एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकते थे, तो और सभी चाहे जंगली जानवर हो, उनको भी पानी की आवश्यकता है,
चाहे वो झील हो कहीं पर, छोटी नदी नाला हो, लेकिन पानी इसमें हमेशा होना चाहिए। तो मनुष्य की सभ्यता भी नदियों के किनारे किनारे चली। अब जो नदी है उसको हम लोग देखते हैं, उसमें तीन इस तीन स्टेज से नदी गुजरती है। एक नदी है वो गुजरती है हिल्ली हिल्ली रीजन से, पर्वतीय क्षेत्रों से जहां से निकल रही है, तो वो क्षेत्र होंगे। वो एक चीज और भी डिपेंड करता है कि पानी का स्रोत क्या है। कुछ नदियों में पानी जो है पहाड़ों से बर्फ पिघल करके आता है। कुछ नदियों में पानी का स्रोत है वो मानसून से आता है, जब केवल बरसात होगी तभी उसमें पानी आएगा। या नदियों के किनारे किनारे जो बहुत सारे जंगल हो जाते हैं, उस जंगल से भी पानी थोड़ा थोड़ा रिस रिस करके भी वो पानी बहता रहता है। या उसका सोर्स सबटेरियन होगा। सबटेरियन मतलब जमीन के अंदर से कहीं से पानी निकलना होगा, और वो पानी धीरे धीरे करके एक जगह आएगा और नदी के किनारे किनारे पानी बहता चला जाएगा, पानी इकट्ठा होता रहेगा और फिर आगे बढ़ता रहेगा। तो हम अपने जब भारत का क्षेत्र देखते हैं तो हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं वो आइस फेड है। मतलब जो पहाड़ों पे बर्फ जमती है, वो बर्फ जब पिघलती है, उस पिघले हुए बर्फ का पानी कई कई स्रोतों से हो करके आता है। तो जहाँ पर बर्फ है वहाँ तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, और पहले संभव नहीं था। आज तो थोड़ी संभव भी हो सका है, लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था। तो जहाँ वेजिटेशन होता है, जहाँ जंगल होंगे, क्योंकि जंगल से आदमी को खाने के लिए कुछ सामान मिल जाएगा और साथ में नदी होगी, तो ऐसी जगह पर मनुष्य की सभ्यता शुरू हुई। तो एक हो गया नदी का क्षेत्र, वो पर्वतीय क्षेत्र है। जैसे कि गंगा नदी ऋषिकेश में मैदानी क्षेत्र में आती है, वो क्षेत्र है ऋषिकेश। और उसके पहले वहाँ दो नदियाँ आके मिलती हैं, एक मंदाकिनी है, एक अलकनंदा है। ये दोनों अलग अलग क्षेत्रों से नदियाँ आ रही हैं और आकर के फिर ऋषिकेश से पहले मिल जाती हैं। तो मंदाकिनी एक अलग क्षेत्र से आ रही है, अलकनंदा एक अलग क्षेत्र से आ रही है। तो जो नदी एक अलग क्षेत्र से आ रही है, तो सभ्यता को दो भाग में बांटा गया। एक बोलते हैं मौलिक सभ्यता, एक है मिश्रित सभ्यता। मौलिक सभ्यता क्या है? जब नदी कहीं से निकल रही है, जब तक किसी और नदी में नहीं मिलती, वो जब तक कि उसका साथ किसी और नदी के साथ नहीं जुड़ता, तब तक उसके किनारे हुई बसी हुई जो सभ्यता होगी उसको कहा जाएगा मौलिक सभ्यता। लेकिन जब वहां किसी और नदी आकर के जुड़ गई तो वो हो गई मिश्रित, विमिश्रित सभ्यता। इसका मतलब एक नदी एक तरफ से आई, एक नदी दूसरी तरफ से आई, और जहां पर संगम स्थान हो गया, जहां वो मिल जाती है, वहां पर एक सभ्यता और दूसरी सभ्यता मिलकर एक नई सभ्यता का सूत्रपात होता है, एक नई सभ्यता से बनती है। तो ये जो नई सभ्यता बनी, इसी तरह से नदियों के सहारे सभ्यताएं बढ़ती चली गई। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारी गंगा जमुना एक दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि हमारे ब्रज क्षेत्र से होकर के जा रही हैं। तो उसके पहले जितनी भी नदियां उनमें मिल रही हैं, उन सभी क्षेत्रों की सभ्यताओं को लेकर के वो आगे बढ़ती हैं। और वो दोनों नदियां इलाहाबाद में जाकर के, प्रयाग में जाकर फिर मिल जाती हैं। तो वहां एक नई सभ्यता का उद्गम होता है। फिर वहां से गंगा नदी बनारस की तरफ आती है, और बनारस आने के बाद में फिर उसकी जो उसमें बहुत सारी और नदियां मिलती हैं, राप्ती, घाघरा, सरयू, ये नदियां आकर के गंगा में मिल रही हैं। फिर वो
पटना जा रही है और उसमें बिहार से या सोन नदी आके मिलती है, गंडक नदी मिल रही है, बहुत सारी नदियां मिल रही हैं। ये सारी नदियां जो आ रही हैं ये नेपाल के रास्ते से आ रही हैं, और जो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। तो एक नदियों के 3 स्टेज होते हैं। एक तो नदी जब पर्वतों पर चलती है, पर्वतों से निकलती है। एक जब वो मैदानी क्षेत्र में आती है। तीसरा जब वो डेल्टा क्षेत्र में जाती है। डेल्टा मतलब मुहाना, या जहां पर जा करके उसके बाद से उसको समुद्र में मिल जाना है। वो जो वो डेल्टा या मुहाना जिसको बोलते हैं, या द्वीपीय शब्द भी इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पर उसको समुद्र में जाके मिल जाना है, तो वो जो उसका क्षेत्र शुरू होता है वो बंगाल से शुरू होता है। तो क्या हुआ, पहाड़ी क्षेत्र से नदियां आई, वहां से उनकी सभ्यता आई। फिर मैदानी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और बिहार का क्षेत्र है, इन नदियों से फिर वो बंगाल में चलेगी, और बंगाल में जाकर के वो डेल्टा क्षेत्र बन गया, और वहां जाके समुद्र में नदी मिल गई। तो जब एक नदी आ रही है, नदी अपने साथ में सभ्यता लेके आ रही है, फिर उसमें जो और बहुत सारी नदियां मिल रही हैं जगह जगह पर, तो वो अपनी अपनी सभ्यताओं को, मौलिक सभ्यताओं को लेकर के आती हैं, और वो सभ्यता फिर मिक्स होती रहती है। इसलिए कहा गया कि जो बंगाल की सभ्यता है वो सबसे जटिल सभ्यता है। जटिल क्यों कहा गया? क्योंकि विश्व में बंगाल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि 2 मुख्य नदी और तीसरी एक नदी, वो दोनों की सभ्यताएं बंगाल में आकर के मिलती हैं। एक है ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से आ रही है, और उसका अरुणाचल प्रदेश तक उसका जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में वो आसाम में उसका मैदानी क्षेत्र बनता है, और वो जब ग्वालपाड़ा से नीचे, आसाम में नीचे लोअर आसाम में, ग्वालपाड़ा के बाद में जब बांग्लादेश में घुस रही है, उसमें उसका डेल्टा का क्षेत्र है, मुहाने का क्षेत्र है। तो एक तिब्बत की सभ्यता लेकर के आ रही है और बंगाल में आके मिल रही है। दूसरा गंगा की सभ्यता लेकर के आ रही है, जिसमें बहुत सारी और नदियां हैं उसमें शामिल हैं, वो आकर बंगाल मिल रही है। तीसरी सभ्यता है राढ़ की सभ्यता। तो राढ़ की नदियां जो हैं उसके बारे में कहा गया कि उसके तीनों स्टेज बंगाल में ही है। मतलब वो निकलती भी बंगाल से है, और वहां से उनका मैदानी क्षेत्र भी बंगाल पड़ता है, और उसका मुहाना डेल्टा क्षेत्र भी बंगाल ही पड़ता है। तो विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर 3 सभ्यताएं आकर के मिलती हों। इसी कारण से जो बंगाल की सभ्यता बहुत जटिल माना गया, बहुत डेवलप्ड माना गया, बहुत विकसित माना गया, बौद्धिक रूप से काफी विकसित क्षेत्र माना गया, क्योंकि वहां सभ्यताओं का मिलन, बहुत बड़े क्षेत्र की सभ्यताएं आकर के वहां पर मिल रही हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे और जो क्षेत्र हैं जहाँ मुख्य नदियां बहती हैं, चाहे वो नर्मदा नदी बह रही हो जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होकर के गुजरात में भरूच क्षेत्र में जाके मिलती है। इसी तरह से बहुत सारी नदियां, सिंध की नदियां हैं जो 7 नदियों को लेकर के पानी, जो अब काबुल नदी है, और जो पंजाब की 5 नदियां हैं, इनको लेकर के वो आ रही है और सिंध की क्षेत्र में जाकर के मिलती है। वहां पर हम देखते हैं कि वो सभ्यता, एक सभ्यता को ही वो वहां पर है, एक बड़ी नदी मिल रही है। बंगाल में ऐसा नहीं, बंगाल में 3 सभ्यताओं का वो प्रदेश है जहाँ सभ्यताएं विकसित हुई या डेवलप हुई। तो इसलिए कहा गया कि विश्व में बंगाल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की सभ्यता काफी जटिल है, बौद्धिक रूप से काफी विकसित है। एक चीज और देखा गया कि जहां से नदी का उद्गम स्थान है, वहां का आदमी स्वभाव से सरल होगा, बौद्धिक रूप से उतना मजबूत नहीं होगा, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होगा।
जहाँ नदी का उद्गम स्थल है उसके पास, मतलब पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होंगे, या पहाड़ी क्षेत्र के बाद जब जैसे मैदानी क्षेत्र में आ रहे हैं जहाँ पर सभ्यता का विकास उतना जटिल नहीं हुआ, वहाँ के लोग शारीरिक रूप से काफी पुष्टकर होंगे, बौद्धिक क्षेत्र में उतना नहीं होंगे। मैदानी क्षेत्र में आकर के उनका शारीरिक बल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बौद्धिक बल उनका बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत तरफ से नदियां आ रही हैं, बहुत सारी सभ्यताएं वहां मिल रही हैं। यहाँ तक कि हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ के लोगों में कितना अंतर दिखाई पड़ता है। बौद्धिक क्षेत्र में जो पूर्वी प्रदेश के लोग हैं वो काफी उन्नत दिखाई पड़ते हैं, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले लोग शरीर से काफी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो वो एकदम फर्क दिखाई पड़ता है। और वही जब हम बंगाल में जाते हैं तो बंगाल के लोगों का जो शारीरिक बल है वो और भी कम है, लेकिन बौद्धिक बल उनका काफी ज्यादा है। तो ये सभ्यता नदी कहाँ से निकल रही है, तो वहां के लोगों का जो स्वभाव है उसका द्योतक है कि जहाँ उद्गम स्थान रहेगा वहाँ के लोग स्वभाव में सरल होंगे, शरीर से बलशाली होंगे, बौद्धिक बल उनका कम होगा। लेकिन यही मुहाने तक, डेल्टा तक जाते जाते ये चीज उलट जाती है, वहां पर बौद्धिक बल ज्यादा होगा, शारीरिक बल धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हम इन प्रवृत्ति में इन बातों का होना इसलिए जरूरी है कि जब हम नीतियां बनाते हैं, किसी क्षेत्र के लिए नीति बनाएंगे, तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उस क्षेत्र की नदियों का वो किस स्तर पर, किस स्टेज पर वो नदियां वहां बहती हैं। जैसे जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर हम बड़े बड़े बांध कुछ नहीं बना सकते, क्यों, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होगा वहां हम बांध बना पाएंगे, वहां के पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। डेल्टा क्षेत्र में भी कुछ नहीं कर सकते। तो अब जैसे हमारे ब्रज समाज की जो संरचना है, जो जो हमारे क्षेत्र है, वहां पर हम देखते हैं कि इस तरह का हम नदियों पर कुछ भी हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जो वहाँ संधियाँ बह रही हैं। हाँ, उसमें एक ही काम किया जा सकता है, जो बरसाती नदियाँ जो मेन नदी को, जमुना और गंगा को आकर के पानी लेके आती है क्षेत्र में बरसे हुए पानी को, उन छोटी छोटी नदियों पर हम छोटे छोटे बांध बना करके फिर उसके उस पानी का उपयोग कृषि के लिए करेंगे तो वो वहाँ सक्सेसफुल होगा। लेकिन बड़ी नदी को हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि, हाँ, ये बड़ी नदी में पानी ज़्यादा है, ऐसी सुविधा है, तो उस पानी को लिफ्ट करके नहरों में लाया जा सकता है। हालांकि वो चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, उसमें काफ़ी कीमत लगेगी। पानी को उठा करके नहर में उतनी क्वांटिटी का पानी पेरिनियल लगातार उठाना और उसको भेजना, क्योंकि उसका एक स्वाभाविक वो नहीं, ढलान नहीं मिलेगा। क्योंकि नदियां जो बहती हैं वो डिप्रेशन में बहती हैं। डिप्रेशन मतलब वो जगह अपने आप में नीची जगह है। नदी इसलिए रास्ता बनाती है कि जहां जहां डिप्रेशन बन गया है, मतलब दो जगह से जगह नीचे हो गई, नदी का स्रोत वहीं से बहता है। तो ये और जो जगह होगी नदी के आसपास के क्षेत्र वो ऊंचे होंगे, नदी हमेशा नीचे वाले क्षेत्र में रहेगी। तो उस पानी को ऊपर उठाना होगा 20-25 फीट, उसके बाद से हम उस पानी को कुछ उपयोग कर सकते हैं। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं सभ्यता की। तो ये जो सभ्यता का विषय है कि हम सभ्यता का हमें ज्ञान हो, उस क्षेत्र के लोगों का ज्ञान हो, और हम ये देखते सभ्यता है क्या, सभ्यता हमारी रीति कैसी है चल रही है, हमारी पोशाक कैसी है,
हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी शरीर की संरचना कैसी है, ये जो सारी चीजें हैं ये सभ्यता से लिंक्ड है। इन चीजों को मिलाकर के सभ्यता बनती है। एक जो कल्चर जो बन रहा है इन सब मिक्सचर है। तो एक सभ्यता जब दूसरे सभ्यता से मिलती है, जहाँ उसका मिश्रण होता है, तो एक नई सभ्यता बनी। फिर वो नई सभ्यता बन करके फिर कहीं आगे जाकर के तो और सभ्यता की मिल गई, तो फिर और उसमें मिश्रण हो गया। ये जो चलता चला जा रहा है, तो प्रौद्ध के विचार से अपनी नीतियों को बनाने से पहले हम इन सभ्य, जैसे हमारे जमुना में चंबल आके मिल रही है, तो चंबल नदी आ रही है, वो जिस क्षेत्र से आ रही है, मालवा से और इधर मध्य प्रदेश से या राजस्थान के क्षेत्र से आ रही है, तो वहाँ के जो सभ्यता लेकर के आ रही है, जो बघेल समाज जिसकी हम बात करते हैं, तो वो एक हमारे लिए बाउंड्री क्रिएट करती है कि वो इटावा में आकर के जमुना से मिली। इसी तरह से जमुना में और नदी कहीं से आई और आके मिली। हम तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए पूरे समाज में, कि जब और समाजों के साथ में जब हमारा संपर्क होगा, तो इन विषयों की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसमें एक चीज और भी है, जो हम लोग की जो सभ्यता है, इसमें एक रोल और भी प्ले करता है माइग्रेशन का। जब आदमी बाहर से आकर के और उस सभ्यता को प्रभावित करते हैं, तो हमने देखा इस भारत के उत्तरी भूभाग में जो आर्यों की एक सभ्यता लेकर के आए और उन्होंने यहाँ की सभ्यता को बहुत प्रभावित किया। तो यहाँ की अपनी एक मौलिक एक सभ्यता थी, और वो बाहर से आए, तो वो जब आ रहे हैं तो किस क्षेत्र से होकर आ रहे हैं? पंजाब क्षेत्र से होकर के आ रहे हैं, अफगानिस्तान से होकर के आ रहे हैं। वो उनका नेचुरल रास्ता था जिस रास्ते से वो यहाँ आ रहे थे। तो अफगानिस्तान, पंजाब, जो आज का पाकिस्तान है, सबसे पहले चरण में वो पंजाब तक ही आए थे। दूसरे चरण में वो हरियाणा तक आए, या हम कहें जो दिल्ली तक का जो क्षेत्र है, वहां तक वो दूसरे चरण में आ पाए थे। तीसरे चरण में आते हैं वो इलाहाबाद तक, जहां पर की गंगा जमुना आकर के मिलती है। काशी तक उनका क्षेत्र था, लेकिन काशी के बाद में वो आगे नहीं जा पाए, या कुछ कारण से वो काफी, जैसे इतिहास में है कि मगध से काफी विरोध हुआ, जो बाहर के लोग आए थे उनका। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को, जो कानपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, आर्यावर्त इसका नाम दिया गया, या ब्रह्म क्षेत्र भी इसको बोला गया। ये जो हम लोग का कानपुर और पूरा ब्रज का जो क्षेत्र है उसको मिला करके वहाँ के लोग को ही, जैसे वहाँ के कानिकुब्ज ब्राह्मण बोला गया। जब बहुत बाद में ये लोग सरयू नदी के पार जब चले गए, तो उन्हीं को सरयू पारी ब्राह्मण कहा गया, कि वो फिर यहाँ के जो ब्राह्मण थे, यहाँ के जो लोग थे, उनसे उनको अलग माना गया। और हम देखते हैं जो आर्य की जो संस्कृति थी, उसका मिश्रण बंगाल और बिहार में जाते जाते काफी कम हो जाता है। वहां पर जो मिश्रण किसका ज्यादा हो रहा है? मंगोलियंस का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सारी नदियां पहाड़ों से आ रही हैं। अब पहाड़ों में वास किसका है? मंगोलियंस का है। तो जितने भी नेपाल से आ रही हैं, तिब्बत से नदियां आ रही हैं, तो वो उन आदमियों के साथ में व्यापार भी होता है, उस सभ्यता के साथ में सांस्कृतिक लेन देन होते हैं, पारिवारिक लेन देन बढ़ जाते हैं,
और इसी तरह से धीरे धीरे वो जो सभ्यताओं का मिक्सिंग हो जाता है। यही कारण था कि बंगाल में आर्यन का इन्फ्लुएंस कम रहा, लेकिन मंगोलियन का इन्फ्लुएंस काफी रहा। यहाँ तक कि देखा जाता है कि जैसे मिथिला क्षेत्र है और मगध का क्षेत्र है। मिथिला के क्षेत्र में लोग ज्यादा गोरे रहते हैं। वो मंगोलियन जैसी नाक चपटी थोड़ी उनकी दिखाई पड़ेगी, या उनका मिक्सिंग बहुत ज्यादा है। मगध के लोग थोड़े सांवले हैं। उनका जो शरीर का जो संरचना है थोड़ी अलग है, मिथिला से थोड़ी अलग है। मिथिला की इसलिए भाषा अलग हो गई, मगध की भाषा अलग हो गई। केवल थोड़ा सा ही अंतर है, मतलब 100-200 किलोमीटर के अंदर ही काफी मिथिला और मगध का डिफरेंस दिखाई पड़ने लगता है। वहाँ के लोगों का, वहाँ की शारीरिक संरचना का एकदम दिखाई पड़ने लगता है कि कितना क्या कैसे। तो ये सारी चीजें सभ्यता की अंतर्गत आती हैं। तो सारी सभ्यता नदी के द्वारा चलती है, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि उस समय, मतलब आज से बहुत वर्ष पहले तक कुआं बनाने की कला लोगों को नहीं मालूम थी। क्योंकि कुआं जब से बनने शुरू हो गए तब से नदियों से दूर रहना शुरू कर दिए, और कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे पीने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। लेकिन जब तक कुएं का इस्तेमाल नहीं होता था, तो जहाँ पानी का पेरेनियल स्रोत है, जहाँ हमेशा पानी बह रहा है, जहाँ मिल रहा है, चाहे वो झील हो, चाहे वो नदी हो, छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो, जहाँ पानी इसमें हमेशा रहना चाहिए, तो उसी के सहारे लोग अब रहते थे और वहीं सभ्यता का शुरू होती थी। हमने पहले भी एक बार इस विषय में चर्चा करते हुए एक बात बताई थी कि ऐसा क्या कारण थे कि बहुत सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई। तो उनका कारण यही था, उसमें एक कारण ये था कि वहां से कोई नदी बह रही है, यदि नदी सूख गई तो वहां से लोग उजड़ जाते थे, उसका पानी निकल गया तो सभ्यता खत्म हो गई। या वहां पर जो उनके कुशल कारीगर हैं उनकी किसी तरह से मृत्यु हो गई, तो जो उनका व्यापार लेन देन चल रहा था, वो जो कुशल क्षेत्र के लोग थे, यदि वो वहां नहीं रहेंगे तो सभ्यता वहां की खत्म हो जाएगी। और जो इतनी पुरानी पुरानी सभ्यताएं जो हम लोग पाते हैं कि मिस्र की सभ्यता इतनी वो थी, कहीं और की सभ्यता थी, बाद में वो सभ्यता के नामो निशान नहीं मिले। इनके यही कारण है कि पानी का स्रोत चेंज हो गया, तो उनको एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह कहीं जाना पड़ गया, या किसी तरह से अकाल मृत्यु हो गई, कोई और ऐसी आपदा आ गई, इसलिए सभ्यताएं समाप्त हो जाती। तो हमें मानव सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी रखनी है, और जिससे कि आगे चल करके किसी भी तरह का कोई समस्या आती है तो हम इन मापदंडों से उस समस्या को समझें और देखें, जिससे कि अपना विकास हो सके। तो आज का हम चर्चा को वैसा यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर बाद में समय निकल जाता है। और मेरे से कुछ प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न ले लेंगे। हेलो, कोई प्रश्न है क्या? लोकेश जी।